चलिए, पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा? समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? चलिए शुरू किया जाए स्टार्टिंग से। देखिए, जितने क्वेश्चन हम मार्क कराए हैं, चूँकि वो बुक में थे तो हम कराना उचित नहीं समझते हैं, और हमको लगता है इतने के बाद एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है, इसलिए हमने नहीं कराया। लेकिन जितने क्वेश्चन कल हमने मार्क कराए वो सारे के सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपने पढ़ा? तबीयत खराब है? मौसम बदल रहा है, बच के रहिए इस टाइम। देखिए, एग्जाम्पल 5 तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? ऋतिक आप पढ़ें? एग्जाम्पल 6, 5, 6 हो गया होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आपस में आप लोग डिस्कस करिएगा जिनको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, और जब कभी 8 नंबर में क्वेश्चन आना होता है, जैसे बहुत मगजमारी नहीं करनी है, 8 नंबर में तो सीधे ये क्वेश्चन दे देता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकेला क्वेश्चन है जो पेंटागन पे है। उसके बाद एग्जाम्पल 9 भी मार्क करिएगा, आज देखिएगा थोड़ा सा। और फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल 20 होगा। 20 समझ में आया? चलिए वो बता दे रहे हैं। 21, 22 कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। वैसे भी ये चारों पांचों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टफ है। जैसे आपको बताएं मैकेनिक्स की खासियत, मैकेनिक्स में अगर आप फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दें तो बाकी सब चैप्टर एक ट्रैक पे चलता है। एक ट्रैक पे चलता है मतलब एक टाइप का थ्योरम, एक टाइप के क्वेश्चन। लेकिन चूंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड कर देता है जो ट्रैक से हट करके होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पेपर की कोई गारंटी नहीं है, इस साल पेपर टफ भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर हो गया है, पूरा कोर्स चेंज हो गया है। तो अब उन लोगों की पढ़ाई 6-6 महीने पे 2 पेपर होंगे, तो भाई वो बेचारे 6-6 महीने पे 2-2 पेपर देंगे, तो आप लोग थोड़ी ना आराम से बैठेंगे। तो आप लोगों का भी पेपर बहुत टफ बनेगा इस साल, बहुत टफ बनेगा। जो दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोर में ये चीज़ है कि पेपर तो ठीक आएगा, एकदम निकाल के फेंक दीजिएगा, पेपर बहुत टफ आएगा। क्योंकि 2 साल से पेपर हुआ नहीं है, तो अब जो पेपर बनेगा वो अच्छा खासा टफ बनेगा, इसलिए कि आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाए और सारे के सारे प्रमोट ना हो पाए। पेपर टफ करने का सेंस ये होता है कि सबको हमको प्रमोट नहीं करना है, ठीक है? तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में ले करके हम आप लोगों को पढ़वा रहे हैं। हम भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं और बाकी टीचर्स को भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि वैसे ही पढ़ाना है। आप लोगों को अब यहाँ पढ़ते हुए कुछ 2-3 लोगों को तो 1 महीना हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम बाद होगा। 2 महीने बाद आपका जब कॉलेज खुले, जब आप यहाँ 2 महीना पढ़ लेंगे, तो बस अपना आकलन अपने साथ वाले बच्चों से करिएगा। कुछ नहीं, बगल में बैठते ही हैं आप लोग, गुफ्तगू करते ही हैं, कॉपी निकलती ही है, ज़रा सा पूछिएगा कि यार ये समझते हो क्या, कैसे क्या होता है। हम आपको लिख के गारंटी दे रहे हैं, आप मच बेटर रहेंगे, क्योंकि इतना आपको यहाँ पे समय आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, ठीक है? बस उनसे अपना आकलन करिएगा कि अच्छा ये चीज़ जानते हो, ये चीज़ कैसे होता है, कुछ बताएगा ना, बस उससे अपना आकलन करिएगा। बेला में हमेशा डायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, जब तक हम थे तब तक स्टैटिक्स करते थे। रीज़न क्या है? डायनेमिक्स आसान होता है, स्टैटिक्स बहुत टफ होता है, और जब स्टैटिक्स दिसंबर और जनवरी में होता है तो वो भागता है बस, ठीक है? इसीलिए बच्चों को नहीं आता है। और जब हम स्टैटिक्स शुरू करते तब भी आप लोगों को ये बात बताए थे कि हर जगह डायनेमिक्स चलता है, स्टैटिक्स टफ है, इसलिए हम पहले स्टैटिक्स शुरू करते हैं, तो आपको इनफ टाइम मिल सके 2 महीना 4 महीना उसको पढ़ने का, और आप अभी आराम से पढ़ सके। जब एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है और हम 3-3 4-4 घंटा आपको बैठाएंगे तो सब बाउंस कर जाएगा, ठीक है? और स्टैटिक्स डायनेमिक्स में केवल आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूले पे निकालना है, तो वो बहुत आसान पड़ता है। तो उसके लिए मत परेशान होइए, वो हमको पता है, वो पूरे शहर में हर जगह डायनेमिक्स चलता है, स्टैटिक्स कोई नहीं पढ़ा पाता है। चलिए देखिए, पहले हम पेंटागन वाला क्वेश्चन डिस्कस करें। हम लिखवाएंगे कुछ नहीं अब, ठीक है? बस हम डिस्कस करते चले, क्योंकि लिखवाने में अब टाइम बहुत ख़त्म होगा। सोल्यूशन आपके पास है ही,
तो केवल डिस्कशन देखिए 5 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, 5 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स है फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ रेगुलर पेंटागन। दे दिया है कि पेंटागन बना रहा है। पेंटागन बनाने का मतलब देखिए ये रहा आपका पेंटागन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो पहले जज कर लीजिए कि वो सरफेस पे रखा है कि हैंग किया गया है। आगे लिख रहा है ABCDE एंड BE इज जॉइंटेड बाय वेटलेस बार। BE इज जॉइंटेड बाय वेटलेस बार। ABCDE ये आपका पेंटागन हो गया और BE को हमने वेटलेस बार से जोड़ दिया है। वेटलेस है मतलब इसका कोई भी वेट काम नहीं करेगा। आगे देखिए द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए से सस्पेंड किया गया है, दैट मीन्स ए विल बी द फिक्स पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए प्रूव दैट द थ्रस्ट इन BE रॉड है या बार है। बार और रॉड में अंतर समझते हैं। ये ट्राइपॉड में जो लगा है ये रॉड है, क्यों? क्योंकि ये गोल है और अगर यही चौकोर बन जाती तो ये बार हो जाती, ठीक है। तो रॉड हो या बार हो, थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट किस डायरेक्शन में लगता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो आपसे कह रहा है कि BE में जो थ्रस्ट आपको दिखाना है वो W cot π/10 दिखाना है, वेयर W इज द वेट ऑफ ईच रॉड, ठीक। अब देखिए आपको पता है जो फिक्स होता है उसी के इर्द गिर्द आप कहीं ना कहीं कोई एंगल मानते हैं। ये एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा। सरफेस पे रखा होता है तो ये फिक्स होता है, यहाँ पे मानते हैं। हैंग है तो हमने ऊपर मान लिया, ऊपर एक एंगल मान लिया, एंगल थीटा। पेंटागन की खासियत सुनिए, पेंटागन सिमेट्रिक नहीं होता है। सिमेट्रिक का मतलब जैसा लेफ्ट होता है वैसा राइट तो होता है, लेकिन जैसा ऊपर होता है वैसा नीचे नहीं होता है। सिमेट्रिसिटी का अर्थ ये होता है अगर आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक न होने के कारण आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल भी अलग अलग तरीके के बनेंगे। हमने यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ये पेंटागन की ज्योमेट्री हम आपको बताएं। पेंटागन सिमेट्रिक नहीं होता है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, लेकिन जैसा ऊपर वैसा नीचे नहीं होता है। इसलिए इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे रहे हैं M, इसका नाम दे रहे हैं N, इसका नाम दे रहे हैं P। चूँकि ये एंगल थीटा वर्टिकल और इस साइड के बीच में बन रहा है, ये एंगल थीटा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको एकदम साफ दिख रहा है ये थोड़ा चौड़ा है और ये थोड़ा पतला है। चूँकि ऊपर की ज्योमेट्री नीचे की ज्योमेट्री से मैच नहीं करती है, इसलिए अगर ऊपर एंगल थीटा होगा तो नीचे एंगल थीटा नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते तब तो मिलता भी, क्योंकि पैरेलल नहीं है इसलिए ये आपको थीटा नहीं मिलेगा। ये केवल पेंटागन की ज्योमेट्री थी। ये ज्योमेट्री जब आप लोग BSc फर्स्ट ईयर में मल्टी शेप्स पढ़ते हैं फिज़िक्स में तब आपको सिखाई जाती है। चूँकि फिज़िक्स पता नहीं आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमने ये बात आपको बता दी। पेंटागन ऊपर और नीचे में सिमेट्रिक नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर नहीं होता है। इस एंगल को लिखने के लिए हमने यहाँ से यहाँ दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है कि ईच रॉड का वेट W है। आपको बताया गया था कि अगर कोई सिमेट्रिक होता है तो उसका सारा वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका सारा वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब इन पांचों रॉड का वेट अलग अलग जगह हम काम कराएंगे।
किसी भी रॉड का वेट उसके हमेशा मिड पॉइंट पे काम करता है। तो इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। ये मान ले रहे हैं G1 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड AB, G2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड AE, G3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड BC, G4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड DE, G5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड CD। ठीक है, ये पेंटागन के कारण इतनी पूरी कहानी हो गई। ठीक, अब आगे बढ़े। चलिए, कौन फिक्स है? A। तो सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे? A से। अरे ना, बताया गया था कि अगर G1 की डिस्टेंस A से मेजर करनी हो तो आपको दिखेगा कि ये डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन वर्क डन की परिभाषा होती है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा वर्टिकल है तो विस्थापन भी वर्टिकल होगा। उसके लिए हम क्या तकनीकी अपनाते हैं? किसी भी एक जगह हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल लाइन खींच दी और फिक्स पॉइंट से उस पर क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। इसको नाम दे रहे हैं Q का। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेते हैं, हमेशा इसकी वर्टिकल डिस्टेंस को लेते हैं। किसी भी चीज़ की वर्टिकल डिस्टेंस को लेने का मतलब ये होता है कि चाहे यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दो। अगर ऊपर खींचते तो ये मिलती, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालते तो ये मिलता, तब भी ये दोनों आपस में बराबर होते। ठीक है, अगर कहीं वेट ऐसे हैंग कर रहा है, ये कोई पॉइंट है, इस हैंगिंग पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस लेनी तो आप ये डिस्टेंस लोगे। हमको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको बल की दिशा में विस्थापन चाहिए। बल की दिशा, डिस्प्लेसमेंट इज बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं और इस पर क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर। ये ट्रिक होती है। ठीक है, तो ये काम हमने वहाँ किया। अब देखिए, बाकी बचे हुए दो फोर्स ये हैं, इन दोनों को भी आपस में मिलाएंगे। ठीक है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए इस पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर Q R। ठीक है, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लाइन खींचे और इससे इस पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। विस्थापन कितना आएगा? AR। ठीक, तीसरा बेचारा यहाँ पे लग रहा है गिरा पड़ा, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, लिखवाइए जरा हमको इक्वेशन यहाँ पे। आप लिखवाएंगी अंकिता? लिखवाइए। W, कौन सा W लिखवा रही है हमको? G1 वाला। बोलिए W। हाँ हाँ, AQ, वेरी गुड। W इंटू डेल AQ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? ये ऐसे काम कर रहा है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी ऐसे है, सेम डायरेक्शन, कैसा होगा? पॉजिटिव। आगे प्लस, कौन सा W लिखवा रही है? हाँ W, हाँ वेरी गुड। आगे हाँ, कौन सा W? G3, ये लिखवा रही है भाई। बोलिए W, बोलिए AR। ऋतिक समझ में आया AR क्यों? AR, ठीक है, प्लस, ठीक, W, हाँ डेल AR, ठीक, फिर कौन सा W?
डेल AG5 बेटा मेरा ये क्या भूल गया, प्लस थ्रस्ट कैसा होता है पॉजिटिव, T इंटू डेल BE इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन से लिखाया है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2W डेल AQ, बगल वाले दोनों ऐड हो जाएंगे 2W इंटू डेल AR प्लस W इंटू डेल AG5 प्लस T इंटू डेल BE इज इक्वल टू। अब हमारा मेन मोटिव है इन सारी डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना, ठीक है, फाइंड आउट करके हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली डिस्टेंस है हमारी AQ। अगर हम सारी रॉड की लेंथ 2a मान लें तो जाहिर सी बात है उसका आधा कितना होगा a, ठीक है, ये निकालना है हमको, ये a है, यहाँ पे ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। चलिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा लगा देंगे, ठीक है, कॉस थीटा लगाएंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AQG1, कॉस थीटा बोलिए क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है AQ, हाइपोटेन्यूज AG1, दिस इंप्लाइज दैट AQ इज इक्वल टू AG1 की वैल्यू A cos, ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा है आपका AR थोड़ा सा टिपिकल है, समझिएगा। AR को हम लिख सकते हैं, AR इज इक्वल टू, AR को हम लिख सकते हैं AP प्लस PR, क्यों रायना लिख सकते हैं AP प्लस PR, ठीक है, AP बेस, हाइपोटेन्यूज, एंगल, इससे निकालेंगे तो मिलेगा मेरे हिसाब से 2a cos थीटा, ठीक है राइना, लिख दे यहाँ पे AR इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABP से cos थीटा निकालेंगे तो AP अपॉन AB आएगा, AP की वैल्यू मिलेगी AB दैट इज 2a cos थीटा, ठीक है, आगे बढ़े। PR समझाएं, PR इसके बराबर होगा अगर इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस घटा दी जाए तो ये मिल जाएगा, इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दी जाए तो ये मिल जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये पूरी वाली जो लाइन होगी 2a cos phi, क्यों हो रहा है ना, इस ट्रायंगल को हम नाम दे रहे हैं BMC, इन ट्रायंगल BMC से cos phi का मान निकालेंगे तो आएगा LMC अपॉन BC, और BC की वैल्यू है 2a cos phi, ठीक है बाबू। ये छोटा वाला ट्रायंगल अब लो, ये पूरा 2a तो इसका आधा कितना हो जाएगा a, इन ट्रायंगल अननोन ट्रायंगल, नाम हम नहीं है इसका, लापता है, cos phi इज इक्वल टू, बोलिए
question mark upon a. This implies that question mark is equal to a cos phi. ये क्वेश्चन मार्क पता चल गया, तो इस बड़े वाले में से क्वेश्चन मार्क को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। घटाइए, 2a cos phi माइनस a cos phi दैट इज a cos phi। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, बच गया ये पूरा बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ तक का। इन दोनों को ऐड कर देंगे। लास्ट है हमारा AG5। AG5 को लिख सकते हैं AP प्लस PG5। AP प्लस PG5। AG5 इज इक्वल टू AP की वैल्यू 2a cos थीटा और PG5 इस MC के बराबर होगा दैट इज 2a cos phi। ठीक है, लास्ट एक भूला बिसरा बेचारा BE। चलिए BE को लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं BP प्लस PE। लिख सकते हैं BP प्लस PE। क्यों ऋतिक? लिख सकते हैं। BP की वैल्यू इस पूरे ट्रायंगल से निकालेंगे तो ये साइन का फॉर्मूला जाएगा। क्यों? क्या आएगा? 2a साइन थीटा, बगल वाला भी इसी तरह से 2a साइन थीटा, कुल मिलाकर के मिलेगा 4a साइन थीटा। BE हो गया। ठीक है, ठीक। अभी वो जो देख रही है वो भी हम रुक के बताएंगे थोड़ा सा। दूसरी वाली वैल्यू इसकी ना, सबको ले जाके उसमें रख दीजिए, रखवाइए। 2w इंटू डेल AQ की वैल्यू a cos थीटा प्लस 2w इंटू डेल AR की वैल्यू 2a cos थीटा प्लस a cos phi प्लस w इंटू डेल AG5 की वैल्यू 2a cos थीटा प्लस 2a cos phi प्लस T इंटू BE, T इंटू डेल BE की वैल्यू 4a साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, सॉल्व कराइए। मेरे ख्याल से 2a से एक तो डिवाइड कर दीजिए, है ना। 2a सब में है, 2a सब में है, 2a से डिवाइड कर रहे हैं। 2a डिवाइड हो गया, मिलेगा w cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा। 2 निकल गया, a निकल गया। ठीक है, w 2w, ये वाला 2w cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा। ये 2 निकल गया, a निकल गया। cos फाई का माइनस साइन फाई, साथ में w इंटू डेल फाई। ठीक है राइनो। 2a निकल गया, 2a निकल गया। ठीक है, बोलिए w cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा प्लस w cos फाई का माइनस साइन फाई डेल फाई। ठीक है, प्लस 2a निकल गया तो 2t साइन थीटा का cos थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, एक काम करिए, डेल फाई को एक तरफ कर दीजिए, डेल थीटा को एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ गए। अलग अलग छटवाइए। दिस इम्प्लाइज माइनस w साइन थीटा माइनस 2w साइन थीटा माइनस w साइन थीटा, जोड़ दीजिए, माइनस w माइनस 2w माइनस 3w और माइनस 4w, माइनस 4w साइन थीटा। ये हो गया बेचारा, ये वाला बेचारा टर्म हो गया, ये हो गया, एक डेल थीटा यहाँ दिख रहा है, प्लस 2t cos थीटा
इंटू डेल थीटा इज इक्वल टू फाई वाले टर्म्स को लिखवाइए, ये फाई है वो फाई है, -2w साइन फाई डेल फाई उधर जाएगा तो +2w साइन फाई डेल फाई। बड़ी मुसीबत हो गई भैया, डेल फाई डेल थीटा आ गया, डेल फाई डेल थीटा हटेगा कैसे? तो पहले तो डेल फाई डेल थीटा को हटाने का प्रोग्राम देखा जाए, ठीक है। हटाने के लिए देखिए बीई बेचारा कॉमन है, थीटा के साथ भी आएगा फाई के साथ भी आएगा, है ना। तो बीई की हम वैल्यू लिख रहे हैं, देखिएगा बीई इज इक्वल टू, एक बीई तो हम निकाल करके बैठे हैं 4a साइन थीटा, और दूसरा बीई का मान निकालना सिखा रहे हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। इतना 2a तो इतना 2a, है ना, राइट ना। ये हमको बता पाएंगे bm, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2a साइन फाई, इसकी भी वैल्यू आएगी 2a साइन फाई, 2a साइन फाई प्लस 2a प्लस 2a साइन फाई दैट इज 4a साइन फाई प्लस 2a, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको करेंगे तो 4a कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 4a कॉस फाई डेल फाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4a से 4a कैंसिल, कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई डेल फाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत? इन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे मेरे हिसाब से डेल थीटा डेल फाई हट जाएगा, हट जाएगा। मिटा दे ऊपर का कुछ, मिटा दे, ठीक है ऋतिक, क्लीन कर रहे हैं। चलिए दोनों को डिवाइड कराइए। कॉस थीटा डेल थीटा से डिवाइड कर रहा है इधर, कर देंगे। चलिए दोनों को डिवाइड करिए तो मिलेगा -4w साइन थीटा प्लस 2t कॉस थीटा डेल थीटा में डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा डेल थीटा से, और दूसरी तरफ है 2w साइन फाई, 2w साइन फाई डेल फाई में डिवाइड कर रहे हैं कॉस फाई डेल फाई से। हाँ, डिवाइड क्यों किए हैं? क्योंकि डेल थीटा डेल फाई दो टर्म आ गया, आज तक कभी दो टर्म नहीं आए थे, सिंगल टर्म आया था। तो इन दोनों को हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए हमने फाई और थीटा के बीच में रिलेशन ढूंढा, डेल फाई डेल थीटा लाने के लिए दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, डेल फाई डेल थीटा आ गया। तो दो समीकरण में अगर डेल फाई डेल थीटा है तो दोनों को कैसे हटाएंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं मन समझ में आ रहा है, यहाँ से डेल फाई की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा अपॉन कॉस फाई इंटू डेल थीटा यहाँ रख दीजिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा। चाहे कोई भी विधि लगाइए, बस आपको हटाना है एक को, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाइज 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा -2w साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, प्लस 2 से डिवाइड कर दिए t, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिए हैं w tan फाई, ठीक है। क्या निकालना था? t निकालना था ना,
दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू W tan phi प्लस 2W tan थीटा। अब सबसे टफ टास्क आ गया इसमें थीटा और फाई निकालना। थीटा और फाई, ठीक है, बताएं थीटा और फाई निकालना। बताएं, ठीक है, ठीक है, थीटा निकल जाएगा। ट्रायंगल बन रहा, लेकिन ट्रायंगल में BE AB और AE के बराबर नहीं है ना, वो पहले वाले क्वेश्चन में था। हाँ, आप बताइए पीछे। इक्विलैटरल कैसे होगा, ये भी तो बराबर होना चाहिए। तो आइसोसेलेस में आपको एक एंगल पता होगा तब तो आप दो निकाल पाएंगे। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो हमको पता है कि 60 60 60 होते हैं। इक्विलैटरल तब होगा जब ये तीनों आपस में बराबर हो। ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ये हाँ, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि वो ये एंगल होगा कि ये एंगल होगा, वो अब हम बताने चल रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब कभी ऐसे शेप होता है, या जब कभी क्या, जहाँ भी आपने हेक्सागन पे भी काम किया है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो जो एंगल हम निकालते थे वो ये एंगल हम निकालते थे। पेज पलट के पूरा देख लीजिए, ये एंगल हमने निकाला है, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिए, हम ये एंगल निकालने चल रहे हैं x। कभी भी 360/6 करते हो आप, या 360/5 करते हो, या 360/4 करते हो, तो वो हमेशा ये एंगल निकलता है। आज इसको गांठ बांध लीजिए और पीछे पलट के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, सब में यही निकाले थे, ठीक है। क्योंकि याद आ रहा होगा आपको, ये फिक्स रहता था, ये पॉइंट फिक्स रहता था, तो ये एंगल भी क्या होता था, फिक्स। तो हमेशा यही एंगल थीटा मानते थे, इसी को निकालते थे, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, एंगल EDX इज इक्वल टू, पेंटागन है तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, लेकिन डिवाइड करने पर जो एंगल निकलता है वो हमेशा यही निकलता है किसी भी शेप में। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ननगन, मतलब किसी में भी आप निकालोगे हमेशा यही एंगल निकलेगा। क्लियर? निकालने चल रहे हैं ये एंगल। बेटा 10 मिनट बाहर वाली क्लास में वेट कर लीजिए, क्लास ओवर हो जाए तब आके बैठिए। देखिए EDX निकालेंगे तो आपको मिलेगा EDX इज इक्वल टू 360/5। रिजल्ट देखिए π/10 में दिया गया है, π/10 मतलब रेडियन में दिया गया है। रेडियन में चेंज करने का तरीका, किसी भी एंगल, ये डिग्री में है 360 डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/, वेरी गुड। किसी भी चीज़ को रेडियन में बदलना हो तो π/180, 0 से 0, 18 दूनी 36, एंगल EDX आ गया 2π/5। ठीक है ऋतिक, एक सरल रेखा पे बनने वाला पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180, मतलब पाई। ठीक है, तो ये बचा हुआ एंगल अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एंगल EDC इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/5 इज इक्वल टू 3π/5। ये पूरा एंगल कितना आ गया, 3π/5, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 3π/5, और इसमें इतना कितना है, 90। तो 3π/5 इज इक्वल टू 90, दैट इज π/2 प्लस 5। ठीक है, राइट ना, π/2 प्लस
5, ठीक है। इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, कितनी आएगी, π/10। इससे फाई की वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू π/10, ठीक है। फाई निकल गया, फाई निकल गया, फाई निकल गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। देखिए दो भुजाओं के बीच का एंगल, मतलब ये आया है हमारे पास 3π/5 EDC 3π/5, ठीक है बाबू। ये एंगल कितना आया है, 3π/5। दो भुजाओं के बीच का एंगल 3π/5, तो दो भुजाओं के बीच का एंगल 3π/5। थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/5, तो थीटा इज इक्वल टू 3π/10। ये जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता है, और आप कहीं किसी से पूछेंगे तो कहेगा रट लो, ये रटना नहीं, ये ऐसे ही निकलता है, ठीक है। वैल्यू ले जाके रख दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आता तो और अच्छा लगता है, जब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और आता है ये। पेपर अगर टफ बनेगा तो आने के चांसेस हैं, ये अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चाहे तो वीडियो मंगा लीजिएगा या एक क्लिक ले लीजिए इसका, तो एंगल घर जाके नोट कर लीजिएगा कैसे निकला है। ठीक है, 21-22 कंबाइंड फॉर्म में समझा रहे हैं हम। कोई डाउट अब इसमें और? वो सब गलत ले रखा है, इसीलिए हमने बता दिया। यहाँ पे ये इंडेक्स ही गलत यूज़ किया है, G1 और G3 नहीं लेगा, वो G4 और G5 लेगा, बगल बगल वाला लेगा। हाँ, वो गलत छपा हुआ है, इसीलिए हम पूछे समझ में आया कि नहीं, और इसीलिए हम पूरा बता दिए, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए 21 और 22 ये जब भी आता है अलग अलग नहीं आता है, कंबाइंड करके आता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन है, ये कंबाइंड करके आता है, इट विल नेवर कम अलग अलग। मतलब कभी भी अलग अलग करके दोनों क्वेश्चन नहीं आया है, साथ में आया है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है, बताने के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए जब जाइएगा घर पे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन बगल में ही देखिए, हमने भी अपनी बुक में ही बगल में ही लिख रखा है कि कैसे उसका एंगल निकालते हैं। कल ही बैठ के देख रहे थे, बगल में ही लिख लीजिएगा कि एंगल कैसे निकला है पेंटागन का, इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। हाँ, वो इंडेक्स गलत यूज़ किया है, वो कैलकुलेशन सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अ एंडलेस चेन ऑफ वेट W रेस्ट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड राउंड अ रूर बोथ वर्टिकल कोन विथ इट्स वर्टेक्स अपवर्ड। पहले तो ये समझिए, वो बेटा जरा बॉटल दीजिएगा पीछे से। बैठिए, थैंक यू। ये कोन है, जरा सा बस ऐसे और होता है ना, कोन है, वर्टेक्स ऊपर है। रस्सी लीजिए और रस्सी को इसके चारों तरफ राउंड कर दीजिए, तो रस्सी किस शेप में राउंड हुई, सर्कल के शेप में। ये क्वेश्चन है आपका। टेंट है ये, मतलब ऐसे बना होगा, कोन है। बर्थडे कैप्स देखते हैं ना, ऐसी होती है, बस जरा सी यहाँ पे और ऐसी फैली होती है। चारों तरफ अगर इसके हम लोग रस्सी को घुमाएं तो रस्सी किस शेप में घूमेगी, सर्कल के शेप में, ठीक है। अब देखिए
ये रहा हमारा कोन। इस कोन में हमने एक चक्कर लगा दिया, रस्सी को ऐसे घुमाए, केवल 1 राउंड लगाएं, एक चक्कर। ठीक, तो आपसे इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें कह रहा है। पहली चीज़ तो कह रहा है कि टेंशन इन द चेन 1/2 W cot अल्फा, 2 अल्फा इज बीइंग द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अगर इसका वर्टिकल एंगल 2 अल्फा है तो आधा कितना रहा होगा, अल्फा। इसमें टेंशन लग रहा है तो टेंशन किस डायरेक्शन में लगता है, इनवर्ड। ठीक, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, इस सर्किल की रेडियस कितनी है, r है। यहाँ तक में क्वेश्चन में कोई डाउट? दोनों बताएंगे। इसका चेन का वेट काम करेगा, चेन का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, चेन किस शेप में है, सर्किल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर, तो यहाँ पे वेट काम करेगा। ये रहा चेन का वेट जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है। ठीक है, कितने वेट काम कर रहे हैं, 2। कोन फिक्स है तो कोन का वर्टेक्स भी क्या होगा, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, वर्टेक्स से। ठीक है, लिखवा पाएंगे? अब हमको लिखवाइए। पहला वेट क्या है, डिस्टेंस कितनी है, डेल ए जी, राइना? ठीक है, डेल ए जी से सहमत है? किस पॉइंट पे वेट काम कर रहा है, जी पे, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ए जी। ठीक है, टेंशन कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस टी इंटू डेल। अब हमको नहीं आता, इसकी लंबाई चाहिए। अगर इसकी लंबाई होगी तो वो इस सर्किल के परिधि के बराबर होगी, सरकमफ्रेंस। और अगर किसी सर्किल की रेडियस r हो तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, हम लोग लिखते हैं माइनस टी इंटू डेल एल। एल क्या होता है, स्ट्रिंग की लंबाई। यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई यही होगी, ये क्या हो गया उसका सरकमफ्रेंस। और अगर सर्किल का रेडियस r हो तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस परिधि हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 0। ठीक, AG निकलवाइए, AG, ये r पता है, ये अल्फा पता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना हो गया, ए जी अपॉन परपेंडिकुलर जी एम। दिस इंप्लाइज ए जी इज इक्वल टू जी एम की वैल्यू आर कॉट अल्फा। ठीक है, हाँ, और क्या लिख सकते हैं, नहीं उससे नहीं मतलब है। आप और यहाँ क्या लिख सकती है, साइन होगा तो हाइपोटेन्यूज आएगा। हाँ लिख दीजिए, चलिए, tan अल्फा, tan का फॉर्मूला बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये GM, और बेस कितना होगा, AG। हमको क्या चाहिए, AG, तो AG इज इक्वल टू GM अपॉन tan अल्फा। GM की वैल्यू R, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, रख दीजिए, W इंटू डेल। AG की वैल्यू है R कॉट अल्फा माइनस T इंटू डेल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोन फिक्स है, अगर कोन फिक्स होगा तो उसका वर्टिकल भी फिक्स होगा, उसका वर्टेक्स भी फिक्स होगा। वर्टेक्स फिक्स था तभी हमने ए को क्या माना, फिक्स। अगर ये फिक्स है तो अल्फा भी क्या होगा, फिक्स।
अल्फा फिक्स होने का मतलब अल्फा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट। और डिफरेंशिएशन के दौरान कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो कॉट अल्फा भी क्या होगा? कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज डब्लू कॉट अल्फा इंटू डेल आर माइनस ये दोनों कांस्टेंट 2 पाई टी इंटू डेल आर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डब्लू कॉट अल्फा माइनस 2 पाई टी डेल आर इज इक्वल टू 0। आपको शुरू दिन से पता है डेल आर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इससे मिलेगा डब्लू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई टी। दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन 2 पाई कॉट अल्फा। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे चलें। क्वेश्चन दूसरा पार्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भाई देखिए हम ये सब बता दे रहे हैं, अगर आप कहेंगे छपवाने के लिए कॉपी में तो हम छपवा भी देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑनलाइन वाले हों चाहे ऑफलाइन वाले, आना आपको चाहिए ये। जब हम उतना पूरा करके दिखा सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं लिख लो, ठीक है, हमको लिखवाने में मेरी कोई जान नहीं निकल रही है, लेकिन आपको आना चाहिए ये, चाहे हम जैसे भी बताएं। तो अगर आपको दिक्कत हो, आप चाहें कि हम लिखवा दें तो वो बता दीजिएगा, हम लिखवा देंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। हम ये नहीं सुने कि इतना बताने के बाद एग्ज़ाम में आया तो हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। टेक योर टाइम, घर जाइए, नोट करिए, जहाँ दिक्कत लग रही है फिर पूछिए, लेकिन आना चाहिए। पता नहीं बच्चों का क्या माइंडसेट होता है, किताब में जो है वो हमको नहीं आता है, कॉपी में अगर लिखा गया तो आसान हो गया, आ गया, वो माइंडसेट है पता नहीं क्यों। तो घर जा कर के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी भाषा में, दिक्कत लगे तो फिर पूछ लीजिएगा, लेकिन आना चाहिए ये, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सब कुछ सेम है, बस आपसे कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ 2 पाई ए है। नेचुरल लेंथ कितनी है? 2 पाई ए नेचुरल लेंथ। आगे कह रहा है लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो आपको दिखाना है कि सर्किल की रेडियस जो हमने मानी है r, वो दिए गए टर्म के बराबर होगी। फिजिक्स पे आइए, हुक्स लॉ पढ़ा है क्या? हुक्स लॉ क्या कहता था? हुक्स कहते थे कि अगर हम किसी स्ट्रिंग पे कोई बल लगाएं और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए तो उसमें लगाया गया बल जो टेंशन होता है T इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, मतलब नेचुरल लेंथ के बराबर होता है। अगर किसी स्ट्रिंग में जिसकी लंबाई L हो पे हम टेंशन लगाएं, टेंशन इन्वर्ट लगता है, टेंशन लगाएं जिसके कारण उसकी लंबाई में डेल L की वृद्धि हो जाए, तो ये टेंशन का मान मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए टेंशन T, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा दिया गया है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। लंबाई में वृद्धि निकलवाइए। पहले लंबाई 2 पाई ए थी, मेरे हिसाब से लंबाई 2 पाई आर हो गई, वृद्धि कितने की हुई? फाइनल लेंथ मतलब 2 पाई आर, इनिशियल लेंथ 2 पाई ए। पहले मेरे हिसाब से लंबाई इसकी 2 पाई ए थी, बाद में लंबाई 2 पाई आर हो गई, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? 2 पाई आर माइनस 2 पाई ए, है ना। 2 पाई आर माइनस 2 पाई ए अपॉन नेचुरल लेंथ दैट इज 2 पाई ए।
दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r माइनस a बाई a। चूंकि दोनों एक ही मान है, ये भी t है ये भी t है, LHS सेम होगा तो RHS भी क्या होगा, सेम कर दीजिए। W अपॉन 2 पाई कॉट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा r माइनस a अपॉन a। देखिए इधर पाई अपॉन 2 W अपॉन 2 पाई कॉट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू r बाई a माइनस लैम्डा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा r बाई a इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, W अपॉन 2 पाई कॉट अल्फा प्लस लैम्डा। दिस इम्प्लाइज r का मान चाहिए, r इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा W अपॉन 2 पाई कॉट अल्फा लैम्डा। लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। डेल आर परिवर्तन किस में आ रहा है, आर में, तो आर किस में चेंज हो रहा होगा, आर प्लस डेल आर। ठीक है, यहाँ जो टर्म आता है, अगर डेल थीटा आता है तो हम कहते हैं थीटा प्लस डेल थीटा। एल आया था तो कहते एल प्लस डेल एल, एक में एल डैश आया था तो कहते एल डैश प्लस डेल एल डैश। यहाँ पे क्या कहेंगे, आर प्लस डेल आर। और इसके पहले क्वेश्चन में हम जो बताया उसमें थीटा और फाई दोनों आया था, तो थीटा प्लस डेल थीटा, फाई प्लस डेल फाई। ठीक है, अब चैप्टर खत्म। ठीक है, मेरी तरफ से अब आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म है। अब हम लोग मिलेंगे कैटनरी के साथ अगले मंडे। कल आपका OR का क्लास रहेगा। ठीक है, OR रहेगा और आदित्य सर, अभिषेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा मेरे ख्याल से पढ़ाते हैं ना, अलजेब्रा पढ़ाएंगे। ठीक, तो कल अब आप लोग से मुलाकात मेरी मंडे को होगी। पढ़ लीजिएगा, इनफ टाइम मिला है, पढ़ के समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, कल कोशिश करिएगा आने की।